हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 गांव का प्रशासन, जिसके बारे में हमें एक छोटा सा यहाँ पर परिचय दिया गया है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, इससे हमें ये पता चला कि गांव का प्रशासन क्यों होता है, ताकि वो गांव की परेशानियों को, जो भी छोटी या बड़ी जिस भी तरह की परेशानी हो, उसका वो समाधान निकाल सके। अब यहाँ पे देखो, एक तस्वीर दिख रही है जिसमें कि खेत है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे उनके बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत भी इस तरह की लग रही है जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। तो अब हम हमारे अध्याय को शुरू करते हैं। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो देखो, यहाँ तक हमने जो पढ़ा उससे हमें पता चला कि रघु और मोहन 2 किसान हैं जिनके पास खेत है, लेकिन मोहन के पास थोड़ी सी ही खेती है और रघु के पास काफ़ी ज़मीन है खेती करने के लिए। और इसके साथ साथ जो रघु के ताऊ हैं वो सरपंच भी है। अब एक दिन रघु ने क्या करा, अपने खेत की मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मोहन के खेत का हिस्सा अपने खेत में ले लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। जब मोहन को ये पता चला तो वो रघु से बात करने गया, जिस पर रघु ने इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब ऐसा करने से दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होते ही रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाकर मोहन की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई होने के बाद लोग बाहर आए। जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो और मोहन को बचाया। अब कुछ लोगों ने मोहन की मरहम पट्टी भी करी। मोहन के एक दोस्त ने इस पर उसको सलाह दी कि उसे पुलिस थाने जाना चाहिए इस सब की रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस थाने जाकर कोई फायदा नहीं होगा और फालतू का खर्च हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। अब काफ़ी सोचने के बाद मोहन ने ये सोचा कि जिन पड़ोसियों ने ये सारा मामला होते हुए देखा है, ये सारी लड़ाई होते हुए देखी है, वो उन सब को लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों के हम जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी?
इसका उत्तर है, अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने में लिखवाएंगे। अभी तो देखो, आपको भी पता है कि अगर आपके घर में चोरी होगी तो आप अपने पास के पुलिस थाने में ही जाओगे, कहीं दूर के पुलिस थाने में तो जाओगे नहीं। तो इसलिए हम अपने क्षेत्र के थाने में ही इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। सवाल 2, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? इसका उत्तर, मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। इसी बात को लेकर मोहन और रघु के बीच विवाद हो गया था। सवाल 3, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? तो इसका उत्तर है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर लग रहा था क्योंकि रघु का ताऊ गांव के सरपंच थे तथा उसके पास बहुत अधिक जमीन थी। अब है सवाल 4, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? इसका उत्तर है, मोहन के दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे और काफी विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब देखो, कार्य क्षेत्र होता क्या है, तो इसके बारे में हमें बताया है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। आगे, पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वह उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अब देखो, मोहन पुलिस थाने चला तो गया अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन जब अपनी शिकायत उसने बताई तो वहाँ पे इंस्पेक्टर ने, जो पुलिस थी, उसने उसकी शिकायत लिखने से मना कर दिया और कहा कि छोटी मोटी बातों के लिए वो जांच पड़ताल नहीं करते। उसके बाद मोहन ने गांव के लोगों को ये सब बातें बताई। फिर जब गांव के लोगों ने पुलिस थाने में इस बात पर जोर दिया कि ये शिकायत लिखी जानी चाहिए, तो थानेदार उसकी रपट लिखने के लिए तैयार हो गया और उसने उससे ये वायदा भी किया कि अगले दिन कोई एक हवलदार उसके पास जाकर उसकी सारी जांच पड़ताल करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ इन सभी के किरदारों की भूमिका आप निभा सकते हैं। जैसे कि कोई आपका दोस्त मोहन बन जाए, आप थानेदार बन जाएं, कुछ लोग गांव के लोग बन जाएं। तो इस तरीके से आपको भूमिका निभानी है। और इसके बाद पूछा है कि क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? हाँ, वो संभाल सकता था। जब मोहन उसके पास रपट लिखाने के लिए गया था तो उस थानेदार को उसकी बात सुननी चाहिए थी और उसके कहने पर उसकी रपट लिखनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर पटवारी के बारे में बताया गया है। तो पटवारी कौन होता है? गांव में जितनी भी जमीन है, तो कौन सी जमीन किसकी है और किसकी कितनी जमीन है, इसका लेखा जो रखता है उसको कहा जाता है पटवारी। और यहाँ पे ये भी बताया है कि पटवारी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं। अब आगे लिखा है, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। अब आगे है, यहाँ पे देखो एक फोटो भी दिख रही है जिसमें कि वो लेखा जोखा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ पता कर रहे हैं कि किसके खेत के बारे में क्या है, सब कुछ। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी कि विभिन्न तरह के कर इकट्ठे होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमसे एक सवाल पूछा गया है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ पे दो चीजें पता करनी है। पहला है कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन के अभिलेख रखता है, यानी कि जो आपके क्षेत्र का पटवारी है वो सिर्फ आपके गांव के जमीन का अभिलेख रखता है या फिर उसके अंदर जो है मतलब वो और भी जो गांव हैं उसके आसपास उनके जमीन का अभिलेख भी रखता है। तो आपको ये पता करना है कि कितने गांव के लिए वो काम करता है।
उसके बाद गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, तो आपको ये भी पता करना है कि किस तरह आप लोग या आपके गांव के लोग जो हैं वो पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो इन्होंने खसरा के बारे में बात करी है वो हमें यहाँ पर दिखाया है। अब लिखा है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब देखो, जो पटवारी है उसने सारी जमीन से जुड़ी हुई जो भी सवाल जवाब थे उसने करे हैं और फिर इसमें नक्शे में भरे हैं सारी सूचनाएं। तो अब आपको क्या करना है, इस नक्शे को देखना है, सारी सूचनाओं को देखना है और फिर रघु और मोहन की जमीन से संबंधित जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास जो सूचना है उसमें हम देखेंगे तो पहले कॉलम में लिखा है नंबर, जिसमें की है 1, 2 और 3। फिर है क्षेत्र हेक्टेयर में, तो हमने देखा कि है 0.75, 3 और 6। फिर है जमीन, मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। तो किसकी ये जमीन है उसका नाम लिखा है यहाँ पे और उसका पता है यहाँ पे। तो हमने देखा पहली जमीन जो है वो मोहन की है और उसके जो पिताजी हैं वो हैं वल्द राजाराम, और यहाँ का पता है गांव अमरापुर, और ये जमीन का मालिक है। इसके बाद दूसरे खेत के आगे लिखा है रघुराम वल्द रतनलाल, गांव अमरपुर, जमीन का मालिक। फिर जो तीसरी जमीन है उस पर लिखा है मध्य प्रदेश, और वो किसकी जमीन है, सरकारी घास का मैदान। अब इसके बाद पूछा है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। बटाई का मतलब हो गया कि जब किसी का खेत होता है और वो उस खेत पर खुद काम ना करके किसी को वहां पर काम पर लगा देता है। तो ये पूछा है कि यदि खेत बटाई पर हो तो दूसरे किसान का नाम, जो उस खेत में काम कर रहा है उसका नाम लिखना है और वो कितने हिस्से पर बटाई का काम कर रहा है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों ही खेतों में बटाई का काम नहीं हो रहा है। फिर है इस साल जोती गई जमीन, तो पहले में है फसल, फिर क्षेत्र और अन्य फसलें। तो हमने देखा कि मोहन के खेत में सोयाबीन हुई है, क्षेत्र है 0.75 हेक्टेयर, और फिर है रघु के खेत में गेहूं और 2.75 हेक्टेयर। इसके बाद मोहन के तो पूरे खेत में सोयाबीन का ही फसल हुई है, लेकिन रघु के खेत में जो बाकी की जमीन है 1.75 वहां पर अन्य फसलें हुई हैं। अब है परती जमीन, तो रघु के पास है परती जमीन जो कि है 0.25। अब यहाँ पे सुविधाएं भी बताई गई हैं, तो एक है कुआं 1 जो कि चालू है और कुआं 2 चालू चरागाह लिखा है इसके आगे। अब यहाँ पे हमें इससे जुड़े हुए कुछ सवाल दिए हैं जिनके हम जवाब देंगे। तो पहला सवाल है मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो इसका उत्तर है मोहन के खेत के दक्षिण में रघु की जमीन है। फिर है ख सवाल रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो देखो आप देख ही रहे हो, खेत 1 जो है मोहन का खेत है और खेत 2 रघु का खेत है। तो इन जो दोनों के बीच में जो रेखा है वहां पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया रघु और मोहन के जमीन के बीच की सीमा। फिर है सवाल 3, खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका उत्तर है खेत संख्या 3 मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान है, इसलिए इसका प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार ही कर सकती है। अब है अगला सवाल, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो इसका उत्तर है खेत संख्या 2। इसे खेत का क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। रघुराम वल्द रतनलाल गांव अमरपुरा जमीन का मालिक है। यह खेत बटाई पर नहीं है। इस खेत पर रघुराम स्वयं खेती करता है। इस वर्ष सोयाबीन और गेहूं की फसल 2.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई गई है।
खेत में कुआं भी है जिसके पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। शेष 0.25 हेक्टेयर खेत प्रति जमीन है। फिर है खेत संख्या 3। इस जमीन का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। यह घास का मैदान है। यह जमीन बटाई पर नहीं दी गई है। इस जमीन पर कोई फसल नहीं बोई गई है। इस जमीन पर कुआं भी है जो चालू स्थिति में है। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि किसानों को अक्सर इस रिकॉर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्डों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वह किस लिए जरूरी हैं। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इन स्थितियों को पढ़ते हैं और उन मामलों को पहचानते हैं जिसमें जमीन के रिकॉर्ड हमारे लिए जरूरी हैं। क, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। इसका उत्तर है जब एक किसान दूसरे किसान की जमीन खरीदना चाहता है तो उसे जमीन से संबंधित जानकारियों की आवश्यकता होती है कि जमीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल, जमीन बटाई पर है या नहीं इत्यादि। इसलिए जमीन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। ख, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। इसका उत्तर है जब एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसके लिए भी जमीन के मालिक तथा खेत के क्षेत्रफल की जानकारी की आवश्यकता जरूरी होती है। इसके बाद है ग, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। इसका उत्तर है एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो इसके लिए भी किसान को अपनी जमीन से संबंधित जानकारियां बैंक को उपलब्ध करानी होगी। उस रिकॉर्ड को देखकर ही बैंक कर्ज मंजूर करेगा। इस मामले में भी जमीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता है। घ, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। तो इसका उत्तर है किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदते समय पैसों की आवश्यकता होगी। उसे अपनी जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है न, एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। इसका उत्तर जब किसान अपनी जमीन अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो किसान को जमीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है ताकि वह बच्चों को उनके हिस्से की स्थिति तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करा सके। तो बच्चों इस अध्याय में यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है, किस तरह खेतों को लेकर लड़ाई हो जाती है और उन लड़ाइयों को कैसे सुलझाना है, उसके लिए कैसे समाधान निकालना है, उसके लिए होते हैं गांव प्रशासन। इसके बाद पुलिस थाने का काम क्या होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है और पटवारी का क्या काम होता है, पटवारी क्यों होते हैं, पटवारी किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमने खसरा के बारे में पढ़ा और ज़मीन के रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा कि ज़मीन रिकॉर्ड से हमें किस तरह ज़मीन की सारी जानकारी मिल जाती है। फिर हमने तहसीलदार के बारे में भी यहाँ पर जाना जो कि पटवारी के ऊपर काम करते हैं और पटवारी को नियंत्रित करते हैं कि किस तरह वह काम कर रहा है, उसके द्वारा किया गया काम सारा सही है या फिर नहीं है। अब हमारी कक्षा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अध्याय को आगे हम शुरू करेंगे एक नया कानून से। तो मिलेंगे हम हमारी अगली कक्षा में और फिर हमारे पाठ को पूरा करेंगे। लेकिन तब तक जो हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से दोहराएं और अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आइए अब हम अध्याय 6 गांव का प्रशासन को पूरा करते हैं और हमें इसे कहाँ से शुरू करना है,
एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो आइए जानते हैं कि ये जो नया कानून है वो किस बारे में है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो देखो यहाँ पे किस कानून के बारे में बात की है। आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी जो भी जमीन जायदाद जो भी होता है उसके पास, वो उसके बेटे को दिया जाता है। बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता, या फिर ये कहिए कि महिला का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो इसमें अब बदलाव कर दिया गया है और ये कानून बनाया गया है कि बेटों के साथ साथ बेटी और उसकी माँ का पूरा पूरा यानी कि बराबर हिस्सा होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। तो देखो, इस कानून से इन्होंने कहा है कि बहुत सी औरतों को फायदा हुआ है, जिसमें कि इन्होंने उदाहरण दिया है सुधा का, जो कि शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अब उसके पिता की मृत्यु के बाद वो क्या करती है, अपनी माँ की खेती में मदद करती है और उसकी माँ ने भी पटवारी से जाकर उसका नाम यानी कि अपनी बेटियों का नाम और अपना नाम रिकॉर्ड में लिखने के लिए कहा है। अब सुधा भी जो है बहुत ही मतलब निश्चिंत हो गई है कि अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने हिस्से की ज़मीन से अपना काम चला सकती है। यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है एक बिटिया की चाह। तो आइए जानते हैं कि क्या है एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ का हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो देखो यहाँ पे एक बेटी क्या कह रही है कि उसके पिता को उसके दादाजी से घर या ज़मीन जायदाद मिली थी और अब उसके पिता से उसके भाई को ये सब मिल जाएगा, लेकिन उसका और उसकी माँ का क्या। इसके साथ ही एक बेटी को ये सिखा दिया जाता है कि पिता के घर में वो हिस्से की बात नहीं कर सकती, यानी कि औरतें हिस्से की बात नहीं कर सकती। अब वो कहती है कि उसकी चाह क्या है, उसको एक अपना घर चाहिए जो कि बिल्कुल उसका हो, चाहे भले ही उसे दहेज में रेशम और सोना ना मिले। अब आगे हम बढ़ते हैं, अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। तो देखो अभी ऊपर हमने दो सेवाओं के बारे में पढ़ा था, एक था जो कि जिसमें पुलिस की भूमिका थी और दूसरी थी पटवारी की भूमिका। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या सार्वजनिक सेवाएं हैं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए।
दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो देखो, इन्होंने यहाँ पर 2 सेवाओं के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है और जो और भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इनमें से किन्हीं भी 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर उसके लिए आपको सूची बनानी है, जिसके लिए यहाँ पे देखो हमें तालिका बना के दी हुई है और इस तालिका में राशन की दुकान की जानकारी हमें दी हुई है। अब साथ में स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति की जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। तो सबसे पहले हम राशन की दुकान की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊपर हमें कॉलम में जो हमें शीर्षक दिए गए हैं वो है सार्वजनिक सभा, जिसके नीचे लिखा है राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति। इसके बाद है आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। तो राशन की दुकान के काम के बारे में हमने देखा, यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं। फिर है नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गांवों के लिए है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। उनको राशन कार्ड की जरूरत है, यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। देखो, आप भी अगर कभी राशन की दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि राशन तभी मिलता है जब आपके पास राशन कार्ड होता है। उसमें जिसको सामान मिल रहा है उसकी सारी जानकारी होती है और क्या क्या राशन वो ले रहा है, कितना राशन उसको मिल रहा है, उसकी भी सारी जानकारी उसमें होती है। तो राशन की दुकान में जाने के लिए राशन कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये राशन कार्ड बनता कहाँ है? ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। लोगों की समस्याएं, चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है। क्या सुधार किए जा सकते हैं? अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और है स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वास्थ्य केंद्र की हमने जानकारी इकट्ठी करी है। इसे या तो आप अपने क्षेत्र के मुताबिक भी इकट्ठी कर सकते हो, जो मेरे पास जानकारी है वो मैंने यहाँ पर बताई है। तो उसके काम के बारे में क्या देखा है? मरीजों की लंबी पंक्तियां, केवल कुछ डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गांवों के लिए है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है? रोगी को कार्ड बनवाना पड़ता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की संख्या कम है। लोगों की समस्याएं, डॉक्टर कम है और वह भी समय पर नहीं आते हैं, साथ ही दवाई भी उपलब्ध नहीं है। क्या सुधार किए जा सकते हैं? डॉक्टर की संख्या तथा सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। अब हम दुग्ध उत्पादक समिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो इसके काम के बारे में हमने देखा कि यह प्रातः काल और सायंकाल दूध दिया जाता है और केवल 1 गांव के लिए कार्य करता है। दूध रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। दूध ले जाने वाला वाहन कभी कभी समय से नहीं पहुंचता है। दूध की कम कीमत तथा दूध ले जाने वाले वाहन का इंतजार। अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? दूध की कीमत बढ़ाना तथा दूध ले जाने वाले वाहन की देरी से आने की पूर्व सूचना की व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, हमने हमारा अध्याय पूरा कर लिया है और जो अध्याय में सवाल थे उनको जवाब भी दे दिए हैं। अब हमारे कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। तो प्रश्न 1 है, पुलिस का क्या काम होता है? इसका उत्तर है, पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्यवाही करे। प्रश्न 2,
पटवारी के कोई 2 काम बताइए। उत्तर, पटवारी का कार्य। नंबर 1, जमीन को नापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना। नंबर 2, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। प्रश्न 3, तहसीलदार का क्या काम होता है? उत्तर, तहसीलदार का काम। नंबर 1, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। नंबर 2, तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। नंबर 3, तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। नंबर 4, तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करती है। अब आगे है प्रश्न 4, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? तो इसका उत्तर है, इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है, पंचायत गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी के गांव के किसानों के खेती की जानकारी रखता है। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। यह समस्याएं किसानों के खेती से जुड़ी हुई भी हो सकती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। अब है प्रश्न 6, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। आपने भी देखा होगा, जब कभी भी कोई त्योहार होता है या फिर कोई सार्वजनिक समारोह होता है तो वहाँ पर पुलिस भी अपना काम कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? कि कहीं किसी भीड़ में कोई विवाद ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, या फिर यातायात को कैसे नियंत्रण करना है उस मामले में। तो इसका उत्तर अब हम बताते हैं। यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है, जैसे पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती रहती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। अब है प्रश्न 7, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। तो इसका उत्तर है, एक जिले में सभी पुलिस स्टेशनों का प्रभारी वरिष्ठ या मुखिया पुलिस अधीक्षक होता है। अब है प्रश्न 8, चर्चा कीजिए कि एक नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा। इसका उत्तर है, नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वह अपना जीवन निश्चितता से जी सकेंगी। अब है प्रश्न 9, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? अब देखो, ये कार्य आपको खुद करना है और आप कैसे करेंगे? या तो आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं या फिर आप अपने भाई बहन की मदद ले सकते हैं। और आपके आसपास, आपके गांव में कोई भी ऐसी महिला हो जिसके नाम पर जमीन या जायदाद या फिर कोई संपत्ति हो, तो आपको पता करना है सबसे पहले तो कि किसी औरत के नाम पर जमीन जायदाद या संपत्ति है या फिर नहीं है। अगर है तो उसको वह संपत्ति
कैसे प्राप्त हुई, आपको यह पता करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा अध्याय 6 पूरा हो गया, गांव का प्रशासन, जिसमें कि आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी। आपने कानून के बारे में पढ़ा, आपने सार्वजनिक सेवाओं के बारे में हमने जाना। यहाँ पर तहसीलदार की भूमिका क्या होती है, एक पटवारी की भूमिका क्या होती है, पुलिस थाने में थानेदार की भूमिका क्या होती है, किस तरह लोग अपनी समस्याओं में उनसे मदद मांगते हैं और किस तरह से उनको मदद मिलती है। इसके बाद जो नया कानून बना 2005 में औरतों के फायदे के लिए, उसमें हमने देखा कि कैसे औरतों के बारे में सोचा गया है और कैसे उनके बराबरी के हिस्से के बारे में बात की गई है। तो अब आपका आखिरी कार्य है कि आपने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से दोहराना है और सारे सवालों के उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।